नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव। कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया समाप्त होगी। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का नया ऑडियो आया सामने। भाजपा के बड़े नेता का नाम लेने का दबाव। ऑडियो से उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल। 13 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित। हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद डोईवाला प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, भनियावाला क्षेत्र में तहसील प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नाले की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। प्रशासन के अनुसार भनियावाला निवासी जावेद ने नाले की भूमि पर कब्जा करके मकान का निर्माण किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में तहसील नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को तोड़ दिया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता मोहित उनियाल समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केवल एक घर को चिन्हित करके तोड़ना गलत है। यदि कार्रवाई होनी है तो पूरे क्षेत्र में समान रूप से होनी चाहिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह किसी के प्रति निजी कार्रवाई नहीं, बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशों पर का पालन किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि और नालों पर किए गए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी बुलडोजर चल सकता है। कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। सब कुछ कागज भी बता दिए। अच्छा, कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा विचाराधीन है जिला जज में। 24 जनवरी डेट लगी हुई है, लेकिन उसमें मानने को राजी नहीं है। कह रहे हैं डीएम साहब के आदेश दिखाओ। जब हमने बता दिया कि अभी जिला जज में हमारा मुकदमा पेंडिंग में है, कम से कम हमें कोर्ट तक का तो जो आदेश समय मिलना चाहिए था, तब तक का तो समय दिया जाए। जो कोर्ट का आदेश है हमारे लिए मान्य होगा। अन्य उच्च न्यायालय के बहुत पहले से आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में, उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समस्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो क्षेत्र अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था, जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था। इनकी विदेशी के आदेश होते, इसलिए इसकी विदेशी कार्रवाई की जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। कोर्ट के आदेश से नोटिस भी दिया गया। नोटिस क्या सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। ईपी एक्ट में चालान था। कितने घर हैं यार नाले की जद में जितने एक ही घर आया इसमें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश तपलियाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं थी उन्हें नियुक्ति देना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं के उम्मीदवारों पर विचार कर उन्हें 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि विनय कुमार और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 2016 की भर्ती में विभाग ने उन उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जिनके पास केवल CTET, जबकि राज्य के नियमों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों के लिए TET की अनिवार्यता थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वह स्वयं बीएड के साथ TET उत्तीर्ण और पूर्णतः पात्र थे, फिर भी विभाग ने अपात्र लोगों की वरीयता दी। मामला था 2016 में भर्तियां निकली LT टीचर की पूरे उत्तराखंड में करीब 1200 पोस्ट थी। तो उसमें जो मापदंड था कि जो टीचर की पात्रता होती है, आप ग्रेजुएट हो
और ग्रेजुएट के साथ साथ आपने टीईटी किया हो। टीईटी दो किस्म की होती है, यूटीटी होती है उत्तराखंड जो स्टेट करवाती है, एक केंद्र सरकार की होती है सीटीईटी। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे जो 2012 के रूल्स बने उत्तराखंड में, भर्ती के रूल्स जो थे, टीचर्स एलटी ग्रेड के रूल्स थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रशासन के बड़े अधिकारी एसी कमरों को छोड़कर गांव के स्कूलों में आपके बीच बैठकर आपकी समस्याओं का हल करेंगे? कुंडेश्वरी के किसान इंटर कॉलेज से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी कार्यप्रणाली की पूरी परिभाषा बदल दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धाकड़ निर्देशों और काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह की बेमिसाल मुस्तैदी ने साबित कर दिया कि जब मनसा साफ हो तो सिस्टम को जनता का गुलाम बनते देर नहीं लगती है। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत कुंडेश्वरी में आज जो हुआ वो उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास में एक मिसाल बन गया। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि धामी सरकार के प्रति अटूट विश्वास की गूंज है। ये विकास की एक ऐसी इबारत लिखी गई है जहां फाइलों का बोझ नहीं बल्कि समाधान की रफ्तार दिखी। इस पूरे अभियान के नायक बनकर उभरे काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह, जिनकी सक्रियता ने आज ये साफ कर दिया कि धामी सरकार में अधिकारियों का असली ठिकाना दफ्तर नहीं बल्कि जनता की चौपाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारते हुए एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने एक एक स्टॉल पर जाकर खुद निगरानी की है ताकि कोई भी फरियादी खाली हाथ न लौटे। 23 विभागों की मौजूदगी में किसान इंटर कॉलेज का ये परिसर आज मिनी सचिवालय बन गया, जहां जटिल से जटिल समस्याओं का चंद मिनटों में निस्तारण किया गया। ये धाकड़ धामी का ही खौफ है और विजन है कि आज अधिकारी जनता के बीच नतमस्तक हैं और विकास की किरणें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत ये कुंडेश्वरी न्याय पंचायत स्तर पे किसान इंटर कॉलेज में आज कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है न्याय पंचायत स्तर पे हो रहा है। जो हमारा मेन उद्देश्य है कि न्याय पंचायत स्तर पे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे कोई लाभार्थी छूटे ना, या ऐसी कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है उनका निस्तारण करना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह गया जिसके कोई प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, जैसे कोई दिव्यांग है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है। कैंप को पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगाया गया, इस कैंप से हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। मैं उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमें यहाँ पे मतलब काफी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जैसे बाल विकास खंड कार्यालय और कृषि से संबंधित बहुत सारी, जैसे भी किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है वो यहाँ पे वो सॉल्व की जा रही है। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा और हम जिस योजना के लिए आए थे हमें उसका बहुत बहुत लाभ मिला और मैं धामी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ जी, फायदा हुआ है, बन गया, पेंशन लगवाने आए थे। हाँ जी, योजना ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब परिवार अपनी सुनवाई करवा सकता है और अधिकारी लोग सुनेंगे भी। और इसमें आदमी ऑफिस में जाए, सुनते नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी कहीं मीटिंग में बैठे हैं, बहुत समस्याएं हैं। इसमें जो है आदमी अपनी समस्या रख के अपनी समाधान करा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर जिले के छाती मनकोट गांव में गुलदार के हमले में 65 वर्षीय देवकी देवी की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचा रही वृद्धा को गुलदार ने हमला कर घसीटते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर ले जाकर मार डाला। ग्रामीणों को ढूंढ खोज करने के बाद देर रात शव बरामद जंगल में बरामद मिला। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंपा गया। वन विभाग ने गश्त तेज करते हुए पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया। तो पूरा रेस्क्यू हमने करना है। हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, इनका रेस्क्यू है, वो किसी वन विभाग का रेस्क्यू नहीं है, किसी को श्रेय देना नहीं है हमने, क्योंकि वो आए थे वहाँ पर, वन विभाग आया था, सिर्फ 3 फॉरेस्ट गार्ड आए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड सक्षम अधिकारी रोड तक ही आएंगे, सर पहाड़ों में चढ़िए ना, हमारी दशा देखिए, हम किस कठिनाई में जी रहे हैं। हम गुलदार ने उनको, लेकिन पर वो रात था तो कुछ भी स्पष्ट तरीके से बोलना वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जब रात में ग्रामीणों से बात करके, वहाँ लोगों से बात करके जो सर्च ऑपरेशन में थे उनका धन्यवाद करते हुए कि कल जब पीएम का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें सब चीज़ क्लैरिफाई होगा, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आज सुबह में जैसे ये पीएम का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, मैं भी वहाँ गया हुआ था, डॉक्टर सिंह और लोग से बात करा।
अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन में सैनिटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए सर्वे पूरा होने के बाद डीपीआर तैयार हो रहा है। सुनवाई कर रही खंडपीठ ने 23 फरवरी तक डीपीआर की कॉपी पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर खामियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इससे मरीजों का इलाज न कर हायर सेंटर रेफर किया जाता है। इससे कई बार मरीज की जान पर भी बन आती है। भवाली में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए जो कोर्ट ने पूर्व में डायरेक्शंस दी थी, तो उसकी कंप्लायंस में राज्य सरकार द्वारा प्रगति आख्या दी गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो इनिशियल सर्वे है वो हो गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो जगह उपयुक्त पाई गई है जहाँ पर सैनिटोरियम है पूर्व का स्थापित, और इसके लिए जो डीपीआर तैयार होनी है उसकी प्रोसेस चल रही है। कोर्ट ने 23 फरवरी तक डीपीआर की प्रगति आख्या फाइल करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्ट किया है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है, इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। रुड़की के गणेशपुर से बड़ी ये अहम खबर सामने आई है, जहां जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि स्थानीय निवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि जल निगम और नगर निगम तालाब की भूमि पर अवैध रूप से टंकी का निर्माण करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणेशपुर में जल निगम की टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर टंकी बनाई जा रही है वह राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से भी की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन स्थानीय लोगों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। जल संस्थान की टीम आई हुई थी और जो यहाँ पर लाइन डालने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। ये पहले की स्थिति तो देखें, यहाँ पे स्थिति इतनी क्रिटिकल हो रखी है, मकान लगभग 6-7 मकान गिरने की जद में है, बट उसके बावजूद भी ये लाइन खुदवा रहे हैं यहाँ पे। और कल के दिन पता नहीं फिर कुछ भी हादसा हो सकता है। नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ गणेशपुर ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनता निवासी त्राही त्रस्त है। बिल्कुल चारों तरफ से रास्ते गणेशपुर में आने के ठीक नहीं है। शेखपुरी वाला रास्ता भी धसा पड़ा और ये मेन रास्ता गणेश चौक से गणेशपुर की एंट्री वाला ये भी धसा पड़ा। आप भी सब अच्छी तरह से अवगत है कितने दिन ये रास्ता सही रहता है, कितने दिन ये रास्ता बंद रहता है। दूसरा, एक साइड तो धसी हुई है, दूसरी साइड इन्होंने जल निगम ने फिर ड्रिल करनी शुरू कर दी। मसला ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पैसे का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा यहाँ कराया जा रहा है गणेशपुर गांव में। मतलब सरकार को धोखे में रख के निर्माणाधीन टंकी जो और है, टैंक बनाया जा रहा है, वो तालाब की जमीन है और उस तालाब की जमीन को कैसे प्रस्ताव पास कर दिया गया 5 लोगों की कमेटी द्वारा, ये हम लोगों की समझ से परे है।
अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में देवखंडी नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया। उनके द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के लिए 17 जनवरी को जन सुनवाई की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सुनवाई के मौके दिए बिना ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी प्रियंका पाठक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा देवखंडी नाले में कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। उसके द्वारा कई आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। देवखड़ी ड्रेन को हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL चल रही है। उसी में जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा डाली गई थी, और इसमें हमारे कहना था कि हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है और हमें नोटिस पे नोटिस प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि हम अवैध हम इंक्रोचर्स नहीं हैं, उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। धरातल पर जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है जो कि शासन द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेके आज शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो प्रयासरत हैं तथा वो हमारे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करे बिना कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हरिद्वार से, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को दोबारा सुर्खियों में लाने वाली उर्मिला सरावर बयान दर्ज कराने पुलिस के सामने पहुंची। शहर के सेक्टर 4 स्थित SOG ऑफिस में SIT उर्मिला सनावर से गहन पूछताछ कर रहे लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा है। उर्मिला पूछताछ के दौरान SIT को सुरेश राठौर के साथ बातचीत से जुड़े कुछ अन्य ऑडियो क्लिप भी सौंप सकती है, जो जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उधर राकेश राठौर के भी आज पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सुरेश राठौर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस को जांच में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों के द्वारा अंकिता भंडारी की हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर शहर में विशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस स्थानीय गांधी पार्क से लेकर शिखर तिराहा मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे शहर में हम लड़ते राय, आपको बता दें शहर में हम लड़ते राय दाजू, हम लड़ते रोन के गाने सहित विभिन्न क्रांतिकारी गाने गूंजते रहे। इस जुलूस में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की मांग और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराते नजर आए। देखो, अंकिता हत्याकांड में जो न्याय की गुहार की है, पूरे उत्तराखंड में जनमानस ने इसमें सड़कों पे आ गए हैं और अंकिता को न्याय दिलाने में जो 3 साल के बाद एक नए साक्ष्य उर्मिला सनावरकर की ऑडियो के मार्फत आया हुआ है, उससे पूरा उत्तराखंड समेत पूरा देश जागृत होगा है कि जो SIT की जांच थी अंकिता मामले में वो समुचित नहीं थी। इसमें VIP समेत संलिप्त सभी जो आरोपी है जिन्होंने बुलडोजर की राजनीति कर साक्ष्यों को नेस्तनाबूद किया है, उन सबको ये साक्ष्यों के माध्यम से नए सिरे से SIT की जांच होनी। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की सलीहा प्रवीण ने, आपको बता दें, MSc माइक्रोबायोलॉजी में 77% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी हासिल किया। वहीं सलीहा परवीन की उपलब्धि पर उसे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और लक्सर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने गुलदस्ता और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि OBC वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सलीहा परवीन ने माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में प्रथम श्रेणी के अंक लाकर अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। चेयरमैन संजीव नीटू ने कहा कि सलीहा परवीन ने परिवार वालों के साथ ही क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। उपलब्धि क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए भी एक मिसाल बन गई।
लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमान को लोग अनपढ़ समझते थे, जितना लोगों ने मुसलमान पर कमेंट किया है गलत, उतना ही मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए, खासतौर से लक्सर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। I feel truly honorable that I for the gold medalist. ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है, ये मेरे लिए नहीं है। और इससे पहले कि मैं अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी आफ्टर द मैरिज, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये परिवार के लिए, लक्सर क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आलिया परवीन जी ने जो गोल्ड मेडल हासिल करके इस क्षेत्र को, इस परिवार को, हम सबका जो सम्मान दिलाया है, इसके लिए मैं इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगली खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के एक ही बात को उजागर कर कुछ विपक्षी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों द्वारा षड्यंत्र रचकर राज्य के माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा भी घटना को अंजाम दिया गया था वो आज आजीवन सजा सलाखों के अंदर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलना प्रदेश के वातावरण को दूषित करने वाले सभी विपक्षी दलों के मुंह पर तमाचा भी है। आपको बता दें, एसआईटी अपना जांच कर रही है, निश्चित ही वो इस प्रकार के लोगों को बेनकाब करेगी। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिकों द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुना देते हैं आपको। दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसकी एक झलक हिंदुजा फाउंडेशन और प्रोफेसर देवेंद्र हांडा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और यहां पर जो ये प्रदर्शनी लाई गई है, ये उसकी एक झलक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भारत एक इकाई नहीं थी। वे अपने आप के विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार ये साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा है। 1947 में देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के 2 अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत
एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता। और वे भारत को उस दिश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। याद करिए ना, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है, यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन, प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।